नमस्कार दोस्तों, साल 1947 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म होते हुए सिर्फ 2 साल गुजरा था। अमेरिका और सोवियत के बीच में तनाव बढ़ने लगा। दोनों देश दो सुपर पावर की तरह उभर कर आए और लेकिन बाद में दोनों की पॉलिटिक्स आइडियोलॉजी में एक जबरदस्त कलेक्शन देखने को मिला। इनके बीच भारी रिश्ते की वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत Its meaning is not governed by the efforts of others. We go into होती है। दोनों देश अपने न्यूक्लियर हथियार को और ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए ये दोनों एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट करने लगे। ऐसी मिसाइल जिनका इस्तेमाल किया जा सके न्यूक्लियर हथियार को डिलीवरी करने के लिए कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, अमेरिका से सोवियत यूनियन या सोवियत यूनियन से अमेरिका। IBM को इतने ही लंबे डिस्टेंस की कवर करने के लिए एक बैलिस्टिक मिसाइल की बाहर स्पेस में रॉकेट लॉन्च करना पड़ा। तो दोनों देशों को पता था कि अगर किसी भी देश ने ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया जिससे स्पेस में पहुंचा जा सके तो उसे देश के पास हथियार के मामले में एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज होगा। इसी रीजन से दोनों देश में कंपटीशन लग गए कि पहले स्पेस तक पहुंच सकते हैं। इन दोनों के बीच में एक स्पेस रेस की शुरुआत 1955 में अमेरिका ने अनाउंस किया कि प्लान की वो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। कुछ ही दिन बाद सोवियत ने भी एक यूनियन ने कहा कि अब भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं। करीब 2 साल बाद अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन ने इस रेस में आगे निकल गया। उन्होंने इतिहास रच दिया। स्कूटी को लॉन्च किया और उनके दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की। 1 महीने बाद उन्होंने एक और सैटेलाइट भेजी उठनी। इस बार सैटेलाइट के अंदर पहली बार एक लिविंग क्रिएचर था, एक कुत्ता जिसका नाम था लाइव का। अमेरिका ने कैचअप किया। जनवरी 1958 में जब इन्होंने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च करी तो एक्सप्लोर वैन। इन दोनों देश के बीच कंपटीशन इतना भयंकर था कि मोटिवेशन इतना ज्यादा था कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस बढ़ती तेजी से देखने को मिला। इसी बीच इंडिया में बैठे एक साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई बड़ा इंस्पायर हुए, फुल होने लगे इस स्पेस टेक्नोलॉजी में। डेवलपमेंट को देख करके स्पेस को स्नूकनी की लॉन्च की बात साल 1957 में इन रिलीज किया कि देश के विकास के लिए स्पेस डेवलपमेंट करना इतना जरूरी है। साल 1962 तक उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को कन्विंस कर लिया कि इंडिया के पास भी एक स्पेस प्रोग्राम होना चाहिए। India is aiming to become the 4th space agency to reach the mythical sphere. 16,000 से भी ज्यादा लोगों का इसरो संगठन है। इसे पूरी तरह से भारतीय संगठन कह सकते हैं। 1979 SLU-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आई वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और कुछ ही तरीके से जन्म होता है इसरो का। डिग्री साइकिल, डिग्री डी फोर्स, वेरी डेंजरस, वेयर 16। 1979 एयरलेस 3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल IAD प्रोजेक्ट डायरेक्ट मिशन शुरुआत में इसरो का नाम होगा। इनका स्पेस इंडियन इंटरनेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस सेटअप करते हैं कि अंडर दी डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 2 विक्रम साराभाई को इसका चेयरमैन बनाया जाता है। और यही से रीजन है कि डॉक्टर साराभाई को हम आज के दिन में फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। अपने शुरू के दिनों में इनको स्पेस के पास बहुत ही लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेस होते थे। यही कारण है कि ऐसी फुटेज आपको देखने को मिलेगी जहां रॉकेट के पार्ट्स को साइक्लो और बुक और कटल ट्रांसफर किया जा रहा है। ऐसे ही इनको उस पार को किसी दूर के गांव में पुराने चर्च में बिशप के घर को कंट्रोल
देखना पड़ा। तो दूसरी तरफ ऐसा कंसेंस देखा गया जहां बेंगलोर में किसी एक टॉयलेट को रिवर्स किया गया, जहां सैटेलाइट डाटा रिसीविंग सेंटर रिसोर्सेज की कमी की वजह से बहुत बड़ा जुगाड़ करना पड़ा था शुरू में। लेकिन इंडिया की स्पेस जर्नी अमलो आइडेंटिकली शुरू हो गई। नवंबर 1963 में इनको स्पेस के स्टारविल्स होने की सिर्फ एक साल बाद इंडिया ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, जो सराउंडिंग रॉकेट था। ये ऐसा रॉकेट है जिसमें इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग मैनेजमेंट लेने के लिए। अर्थ की एटमॉस्फेयर में इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया और उस वक्त इसरो को सप्लाई किया था नासा ने। इसके सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इंडिया साइंटिस्ट को एक्सपीरियंस मिला, नासा से सीख मिली और फिर वो हमने बनाया अपना पहला खुद का सराउंडिंग रॉकेट, नाम दिया जो रोहिणी 75 और 20 नवंबर 1967 को इसे सक्सेसफुल लॉन्च किया गया। इसकी वजह से कुछ साल बाद 15 अगस्त 1969 को इंडिया के 22nd ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस में इनको स्पेस को नीमेन कर दिया जाता है इसरो, क्योंकि अब ये सिर्फ कई सीमित नहीं रहा, ये अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद था कि स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और देश के लिए विकास की। एक बार फिर डॉक्टर साराभाई को चेयरमैन बनाया जाता। ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप के अंदर इसरो के साइंटिस्ट बड़ी मेहनत से काम करते हैं और प्लीज टेक्नोलॉजी की फील्ड में 1975 में जाके इंडिया अपनी पहली बार आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम था आर्यभट्ट सैटेलाइट। First satellite Aryabhat was launched into space. The satellite name was given after Aryabhat, who was a famous Indian astronomer, mathematician in the 5th century. डॉक्टर साराभाई जिंदा नहीं रहे इनका मुकाम को देखने के लिए, इसलिए इनका देहांत 1971 में हो जाता है कि आर्किडीज रेस्टर की वजह से। लेकिन उसके बाद इसरो का चेयरमैन सतीश धवन, एक बहुत ही टैलेंटेड मैथमेटिशियन और स्पेस साइंटिस्ट, जैसे ये वो पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई। यूनियन से इसरो को सोवियत यूनियन की मदद ली जाती है, क्योंकि इंडिया के सोवियत के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन आने वाले दशक में 1980 में नए रिकॉर्ड टूटते हैं। इंडिया सक्सेसफुल हो जाता है अपना खुद का सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च बनाने में। बाकी देशों अब रेलवे करने की जरूरत नहीं। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल LVC-3 इस्तेमाल किया जाता है रोहिणी सैटेलाइट कार्बोनेटेड में भेजने के लिए। इसके बाद इसरो कई और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे काम करता है, जैसे कि अराउंडमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एयरसेल या फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, LVPSV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिटर में भेजने के लिए। 1983 में इसरो एक बार फिर नासा से मदद लेता है इन सेट में सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इन सेट का फुल फॉर्म इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम ब्रेस्करी, एक सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिन्हें अर्थ के ऑर्बिटर में डाला जाता है, जिसका मकसद था कि रेडियो वेव्स के कम्युनिकेशन किया जा सके, जिसकी मदद से आप इंडिया में टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग करी जा सकती थी, वेदर की फोरकास्टिंग इन करी जा सकती थी। बड़ा डिजाइनर ऐसा राजो कोर टोरनडेंटन ये रहा, कहीं पर पहले ही वार्निंग दी जा सकती थी। इन सैटेलाइट की मदद से इन्वेस्टिंग चीज ये देखनी चाहिए थी, जहां पे एक तरफ अमेरिका सोवियत यूनियन एक दूसरे से बड़े कंपटीशन में लगे हुए थे। द इंडिया में एक टाइम्स ऑफ इंडिया, इन दोनों ने ही देश के स्पेस एजेंसी की मदद ली। अप्रैल 1988 में रोड में एक और रिकॉर्ड टूटता है, जहां राकेश शर्मा, एक फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के पायलट, पहले और इकलौते इंडियन सिटीजन बन जाते हैं जहां स्पेस में जाने वाले एक्चुअली में सोवियत यूनियन के रॉकेट सोयूजुअल स्टील 11 में बैठकर स्पेस में 8 दिन तक स्पेस में रहे, जब पार्ट ऑफ सोवियत प्रोग्राम। वैसे ऐसी इसरो की गति और तेज से बढ़ती हुई साल 2008 में चंद्रयान 1 मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1,
इंडिया का पहला मिशन चांद पर जाने वाला ये टर्निंग पॉइंट बन जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दुनिया को पता लगा कि इसरो भी यहाँ पे करके कुछ दिखा सकता है। 2013 में इंडिया पहला अपना मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया जाता है, जो इंडिया इतिहास में पहला देश बन जाता है जहां मार्स ऑर्बिटर में सक्सेसफुली एंटर करने वाला फर्स्ट ऑपरेटर होता है। स्पेस एजेंसी दुनिया के टॉप स्पेस एजेंसी में जाना जाने लगता है। इंडिया एक स्पेस सुपर पावर माने जाने लगता है। ये मार्स मिशन कई महीने में ऐतिहासिक था, जो इंडिया चौथा देश था सिर्फ बीट में जाने वाला मार्स के, और हमने एक करके दिखाया। $74 बिलियन की कास्ट, क्योंकि बहुत कम कास्ट होती है जो बॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, वो मार्टियन फिल्म है जो इंडिया के बजट से मिशन का बजट 108 गुना मिलियन था, जो कि डॉलर के लिए 74 मिलियन यहाँ पर। लेकिन सवाल जो आप बहुत ही लोगों को मन में उठता है कि इसरो की ये बड़ी अचीवमेंट नासा के सामने इतनी फिट बैठती है कि नहीं, क्योंकि नासा की बराबरी कर सकता है। अब नासा स्थापना दोस्तों सिर्फ 4 साल पहले कराई गई थी इसरो से साल 1958 में, लेकिन तब से लेके अब तक नासा ने 1000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च के 245 लॉन्च किए हैं। आउटर स्पेस में इन्होंने सबसे बड़ा 1969 पहली बार की थी, पर इंसानों को और चांद पर भेजा गया। चांद पे कदम रख The way to beat the Soviets is to put a man on the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy. रखने वाले अपोलो 11 के मिशन, अमेरिका आज के दिन इकलौता देश है जिसे इंसान को चांद पे सरफेस पे लैंड कराया हो। इसके अलावा इनका कंप्रेशन स्पेस टेलीस्कोप, जिसने 1000 एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया, यानी प्लैनेटोन, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर नासा की मदद से ही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लोअर अर्थ ऑर्बिटर में प्रेस किया गया ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिन्होंने इंसान रह सकते हैं, कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल कर सकते। फिर नासा ने मार्स के सरफेस तकले भी रिवर्ज भेजा, जो 2015 में क्यूरियोसिटी रोवर मार्स की जमीन पर लैंड किया और पानी का पहला एविडेंस पाया, जहां पे मार्स लिक्विड टेस्ट में वाटर एग्जिबिट करता है। हाल ही में बाकी स्पेस एजेंसी के कंपेरिजन में इतना आगे है। इसके पीछे बड़ा रीजन दोस्तों यही है, जिसका मैं वीडियो के शुरुआत में बात करी थी। नासा को साल 1958 में एस्टेब्लिश किया गया था, सोवियत यूनियन के रिफियांस के आगे निकल गया जब उन्होंने पहली सैटेलाइट Moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. लॉन्च करी, तब अमेरिका को लगा कि हम पीछे कैसे रह सकते हैं, हम भी सिलिवियन कम्प्लेक्सिटी में अपना स्पेस प्रोग्राम बनाते हैं। इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा फेयर कंपटीशन था कि इतना ज्यादा इन्वेशन हमें देखने को मिला कि इनके अलावा दूसरे कारण नासा ने गोल्ड अगर आप डिटेल में देखेंगे आपको तो दिखेगा कि बेसिकली मकसद मैन काइंड की नॉलेज की इंक्रीज करना और इंसानों की प्रेसिजन स्पेस में बढ़ाना। अब इसरो ने भी कंपैरिजन करो तो इसरो की एक्चुअली में किसी देश के कंपटीशन करने के लिए नहीं बनाया। इंडिया के किसी दूसरे देश के साथ कई जगह जंग नहीं चल रही थी। इंडिया को मजबूरी में आकर प्रेशर में आकर के इसको डेवलप करना पड़ा। इसरो का मकसद था स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, देश की सुसुक इकोनॉमी को बेनिफिट करने के लिए। ऊपर दिए गए आपको लगेगा कि इनको मिशन काफी सिमिलर ही है, लेकिन ट्रेडिशनल देखा जाए तो नासा का शुरू से ही रिसर्च एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस करने के ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिला। आपको अपोलो 11 कमीशन इसलिए किया गया क्योंकि वो सोवियत यूनियन से आगे निकलना चाहते थे। वो पहला देश बनना चाहते थे जो कि एक्चुअली में किसी चांद पर भेजा हो। दिखावे के मामले
मामले में एक ज्यादा बड़ी सुपर पावर बनना चाहते थे। यहाँ पर एक ऐसा रेस चलने लगा। दूसरी तरफ इसरो ने ऐसी चीजों में फोकस किया जिसके देश को भला हो, जैसे कि एक ऐसे सैटेलाइट नेटवर्क बिछाया जा सके जिससे टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग हो सके, वेदर फोरकास्टिंग इन कारी जा सके। हाल ही में जो बाद के मिशन द इसरो के जैसे ही चंद्रयान मंगलयान एक्सप्लोरेशन की कैटेगरी में ज्यादा फिट बैठता, लेकिन शुरुआत में इसरो का फोकस इन चीजों पर इतना नहीं था। इसके अलावा एक तीसरा कारण ये जाता है जो एक्सिस एजेंसी का बजट, नासा के पूरे साल के बजट को अराउंड $24 मिलियन, इसे कंपैरिजन करो तो इंडिया में दो बजट जो 1.5 मिलियन 1.7 बिलियन डॉलर मिलते हैं एक साल के, और दो इसरो के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन इसरो, तो इसरो को उसे 1.7 बिलियन डॉलर कुछ घोषणा नहीं मिले। पता है प्रोक्सिमिटी देखा जाए जहां पर नासा का बजट 20 गुना ज्यादा इसरो के कंपैरिजन में ऑब्जर्व सी बात है। नासा के पास ज्यादा पैसे हैं तो स्पेस करने के लिए और एबिशियन और एक्सपीरियंस मिशन पर इसी की मदद से वो रोवेंज भेज पाते हैं। मार्स पर जुपिटर और सेंटर के मूस पर मिशन पर भेज पाते हैं। एस्टेरॉइड तक पर भी वो स्पेस क्राफ्ट भेज पाते हैं। इसरो अपना ज्यादातर बजट एक्चुअली में सस्पेंड करता है। इस टेक्नोलॉजी को इसको डेवलपर करने में, स्पेस व्हीकल की कंस्ट्रक्शन में, ग्राउंड स्टेशनरी और जो नेशनरी स्पेस मिशन है सिर्फ उन्हें काउंटर किया जा रहा है। इतना ज्यादा पैसा बचत नहीं, ज्यादा मिशन करने के लिए नेचुरली सी बात है कि इतने सालों बाद नासा को इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ज्यादा बेहतर है इसरो के कंपैरिजन में। लेकिन कुछ जरूरी है जहां पर इसरो नासा के आगे जैसी एक्सपीरियंसी, रिसोर्सफुल और कास्ट इफेक्टिवनेस पर एग्जांपल जैसे 2005 में नासा ने सोलर मिशन लॉन्च किया था स्टोरियल, जिनकी कास्ट थी $555 मिलियन। उसे समय आज के दिन इसरो का आगे प्लान है कि एक सिमिलर सोलर मिशन लॉन्च किया आदित्य L1, जिसकी कास्ट पड़ेगी लगभग $55 मिलियन। आज इकोनॉमी की इमरजेंसी कर सकते हैं तो 110 कास्ट पर मिशन किया जा रहा है। सिमिलरली नासा ने 2 मिशन प्लान किए हैं जो वीनस प्लैनेट पर आने वाले टाइम में होगा कि वेरिटास्क मिशन किया जाएगा और मिशन जिसमें साल 2019 में लॉन्च किया जाएगा। टोटल कंबाइंड कास्ट एस्टिमेट करी गई थी जिसके $22 मिलियन। दूसरी तरफ इसरो ने अपना शुक्रयान मिशन प्लान किया था जो वीनस पर जाएगा और ये 2000 इसकी डेट टाल करके 2028 में अब ये होगा किया जाएगा। नासा ने सबसे पहले किया था जाएगा और एस्टिमेटर कराई जाएगी 62 मिलियन से लेकर $125 मिलियन के बीच। फिर 110 फास्ट किया जाएगा जो ऑब्जर्वेशन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हाल ही में मास मिशन जो एक्सटेंशन ऑफ दी कास्ट में किया गया था। आने वाले टाइम में इसरो 3 मिशन सबसे कंस्टेंट और पहला है गगनयान जो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। दूसरा है आदित्य L1 जो लॉन्च हो चुका था 2023 में। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो चुका सक्सेसफुली हुआ, सेटअप किया गया। इन तीनों को अगले 2023 में लॉन्च सक्सेसफुली हो चुका है। इनमें से सबसे पहले इम्पोर्टेंट मिशन गगनयान मिशन होगा जो 2026 मार्च 2026 में शायद लॉन्च किया जाए। माइंड मिशन जो स्पेस तक आज इसरो ने कभी इंसान को स्पेस में नहीं भेजा है। गगनयान पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें ऐसा स्टेट में किया जाएगा कि तीनों लोगों को क्रू स्पेस क्राफ्ट में भेजा जाएगा जो कि अर्थ के बाहर चक्कर लगाएगा 5 से 7 दिन के अंदर ही ऑफ डाइट ऑफ द अराउंड ही 400 किलोमीटर जवाब सरफेस के इस मिशन के लिए बजट रखा गया 9,000 करोड़ से ज्यादा और ऑलमोस्ट सारी चीजें इन मिशन के इंडिया में डेवलप कराई जाएगी। जो भी लॉन्च व्हीकल होगा, स्पेस क्राफ्ट होगा, वो सब सपोर्ट सिस्टम, सिस्टम सब कुछ इंडिया के अंदर डेवलप किया जाएगा। इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बस एक एयरक्राफ्ट इस मिशन को जिनके लिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत और वो है एस्ट्रोनॉट के जो स्पेस सुटुक होंगे और एस्ट्रोनॉट की जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो रशियन स्पेस एजेंसीज की मदद से होगी। 4 इंडियन एयर फोर्स के पायलट को ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए भेजा जा चुका है रशियन स्पेस एजेंसीज में से। इसके अलावा कुछ फ्लाइट
फ्लाइट फिजिशियन कंपोनेशन की जो टीम होगी वो फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ ट्रेनिंग कर रही है। नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडी यानी NCNIS अगर इंडिया के मिशन में सक्सेसफुल होता है तो इंडिया चौथा देश बन जाएगा दुनिया का जिसमें अपनी कंपैसिटी में एस्ट्रोनॉट को लोअर अर्थ ऑर्बिटर में भेजा। अभी तक ले सिर्फ 3 देश ने रूस, चीन, अमेरिका जैसे मैंने बताया कि राकेश शर्मा अभी तक ले इकलौते इंडियन सिटीजन है जो स्पेस में गए थे सक्सेसफुली। गगन का मिशन मतलब हुआ कि भी चीजें बदल जाएगी। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला जन्म तो एक्चुअली इंडिया में हुआ था लेकिन वो कर्नल इंडियन ओरिजिन जरूर थी लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं थी। उसे स्पेस में कई टेक्नोलॉजी उन्होंने अमेरिका की सिटीजन किया जाता है। उनको गगनयान मिशन के भी 3 फेस, पहली जो फेस में यानी स्पेस क्राफ्ट के स्पेस में भेजा जाएगा जिन्हें कई पहचान नहीं होंगे। सेफ्टी टेस्ट करने के लिए जो 2 टेस्ट फ्लाइट है अगले साल ही देखने को मिलेगी हमें। इसके बाद जो फाइनल मंद मिशन जिनमें से इंसान स्पेस में जाएगा 2024 के अलावा मैंने जैसे बताया कि आदित्य L1 इंपॉर्टेंट मिशन जिसे लॉन्च किया जाएगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। इंडिया ने पहला मिशन सूरज को स्टडी करेगा और ये कंप्लीट भी मिशन वो स्टडी कर भी रहा। कास्ट रखी गई थी अराउंड 78 करोड़। फिर होगा इसरो का चंद्रयान मिशन जो तीसरा होगा ये भी सक्सेसफुली हो चुका है। मून 2019 में चंद्रयान 2 भेजा गया था जिसमें लैंड कोशिश कर रही थी जिसमें लैंड कराने की कोशिश कराई गई थी। लैंडर जो विक्रम लैंडर जिसका नाम था वो मल फंस गया था एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से और लैंड क्रैश कर गया। चंद्रयान 3 फिर से यही चीज टेस्ट करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा मून के साथ साउथ पोल पर पे। अलावा टाइम में आगे जाएगा कि मिशन प्लान किया जाए इसरो के जैसे कि शुक्रयान वीनस पर जाएगा। 2000 किया गया था ये स्पेस एजेंसी के साथ वाइब्रेट करके एक्सप्लोरेशन मिशन किया के बीच भेजेंगे और साउथ पोल के एक्सप्लोरर के साथ एक मंगल यानी 2 मिशन भी प्लान किया जाएगा जहां ट्रांस फ्यूचर में सबसे पहले एम्बिशन प्लान की बात करके इसरो को प्लान है कि 2030 तक ले इंडिया खुद का स्पेस स्टेशन